नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज बात करेंगे दो पार्टियों की और दो नेताओं की। दो पार्टियां हैं, एक है बहुजन समाज पार्टी जिसके नेता हैं मायावती, दूसरी पार्टी है आम आदमी पार्टी जिसके नेता हैं अरविंद केजरीवाल। दोनों में काफ़ी समानताएं हैं। दोनों अपने मेंटोर को धता बताकर यहाँ तक पहुँचे हैं। दोनों में एक बात दूसरी जो बात कॉमन है वो ये है कि इन दोनों में सुरक्षा का जो भाव है वो एक स्थायी भाव की तरह है। हमेशा डरे रहते हैं कि कोई इतना ज़्यादा मजबूत ना हो जाए कि इनकी सत्ता को चुनौती देने लगे। जो ज़रा भी अलग राय रखता है उसको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। और इन दोनों को वंशवादी राजनीति से कोई परहेज़ नहीं है, बल्कि कहें समर्थक हैं। मायावती तैयार कर रही हैं अपने भतीजे को, और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल चल रहे हैं, जो पार्टी के संविधान में अभी हाल में परिवर्तन हुए हैं कि पहले था कि 2 टर्म से ज़्यादा कोई लगातार नहीं रहेगा, 3-3 साल की टर्म थी, उसको बढ़ा के 5 साल कर दिया, और ये 2 टर्म का जो बंधन था वो भी ख़त्म कर दिया। अरविंद केजरीवाल को फिर से जो है तीसरी बार संयोजक चुना गया है, राष्ट्रीय संयोजक, पार्टी का मुख्यमंत्री भी हैं, तो सब बड़े पद उन्हीं के पास रहेंगे। तो कोई आश्चर्य नहीं है कि आप अगले कुछ साल बाद देखें कि वो अपने परिवार के किसी सदस्य को आगे बढ़ा रहे हैं। क्यों कह रहा हूँ ये बताता हूँ आपको आगे। पहले मायावती की बात कर लेते हैं। कांशीराम ने दलितों के उत्थान के लिए, दलितों में जागृति के लिए आंदोलन चलाया, लंबे समय तक आंदोलन चलाया। साइकिल पर गांव-गांव घूमे, टाट के कपड़े पहनकर उनके कार्यकर्ता लालटेन की रोशनी में, लैंप की रोशनी में उन लोगों ने काम किया। और जब पार्टी आगे बढ़ी, सत्ता के करीब आए, तो वो खुद उन्होंने सत्ता स्वीकार नहीं की, मायावती को आगे बढ़ाया। मायावती सत्ता में जब आई तो उनको लगा कि अब जो है उन्हें कांशीराम की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उनको आइडियोलॉजी नहीं चाहिए थे। कांशीराम एक विचारधारा को लेकर चलने वाले व्यक्ति थे। मायावती को आइडियोलॉजी से परहेज़ था। उनको लगता था कि सत्ता के रास्ते में ये सबसे बड़ी बाधा है। तो उन्होंने धीरे धीरे जो है कांशीराम के जो करीबी लोग थे उनको हाशिए पर डालना शुरू किया। फिर कांशीराम के इर्द गिर्द घेरेबंदी की, उनका स्वास्थ्य खराब हुआ तो एक तरह से उन पर कब्जा कर लिया, उनके परिवार को काट दिया। उनके परिवार के लोग आखिरी दिनों में मिलने के लिए उनसे तरस गए। और जब उनका देहांत हो गया, निधन हो गया, उसके बाद आंदोलन के दौरान के जितने साथी थे कांशीराम के, सबको एक एक करके मायावती ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब पार्टी पर पूरी तरह से मायावती का कब्जा है। तो वो दलित नेता से 2007 में सर्वजन नेता बन गई, और सर्वजन नेता बन गई। उसके बाद उन्होंने जो किया, 5 साल जिस तरह से सरकार चलाई, उसके बाद से आज 14 साल हो गए। सर्वजन की नेता तो छोड़िए, दलितों की भी पूरी नेता नहीं रह गई हैं। सिर्फ अपनी जाति, जाटो जो जाति है उनकी, उसी की नेता रह गई। और उनको यह बात समझ में आ रही है, लेकिन जिस तरह से पार्टी को चलाया उन्होंने, जो ज़मीन से जुड़े, विचारधारा से जुड़े लोग थे उनको निकाला। पार्टी जो है सत्ता और पैसा, ये 2 चीज़ जो है पार्टी की विचारधारा बन गए। इसने मायावती को आज यहाँ पहुँचाया है जहाँ पर वो हैं। अब उनको फिर से जो है ब्राह्मण याद आ रहे हैं, हिंदुत्व याद आ रहा है, भगवान राम याद आ रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है। लेकिन वो तो अलग बात है, जो अब आज चुनाव की बात नहीं कर रहे हैं। तो जैसे जैसे सत्ता का सुख मिला मायावती को, वैसे वैसे मतलब उनके विरोधी उनको कहने लगे कि ये दलित की बेटी नहीं, दौलत की बेटी है। इस तरह के आरोप लगे। जिन लोगों ने पार्टी छोड़ा उन लोगों ने आरोप लगाया कि उन्होंने पैसा देकर टिकट खरीदा था। मायावती के जन्मदिन पर जो जितनी बड़ी जो है भेंट दे, वो उसको उतना ही बड़ा पद मिलने की उम्मीद होती थी। कोई पार्टी स्पोक्समैन नहीं, कोई बोल नहीं सकता है। किसी एक आदमी को बड़ी मुश्किल से जो है अधिकृत किया जाता था। किसी की बहुजन समाज पार्टी में यह हैसियत नहीं, हिम्मत नहीं कि किसी मुद्दे पर, देश के, दुनिया के कहीं के मुद्दे पर वो कुछ बोल सके। अगर उसने बोला तो उसका पार्टी से बाहर जाना तय है। अभी 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ है, तब से वो लोकसभा में जो नेता हैं वो उसमें 2 या 3-4 बार परिवर्तन कर चुकी हैं। तो वो ताश के पत्तों की तरह फेंकती रहती हैं।
अपने पदाधिकारियों को। उनका सारा तंत्र जो है वो चलता है जो उनके जिला कोऑर्डिनेटर हैं उनके ज़रिए, वो सीधे रिपोर्ट करते हैं मायावती को। तो जो मायावती एक समय मानी जा रही थी कि पहली दलित महिला प्रधानमंत्री हो सकती हैं, 2009 में लेफ्ट पार्टीज़ और साथ में कई पार्टीज़ ने मिलकर उनको प्रोजेक्ट भी किया प्रधानमंत्री के रूप में, उनकी स्थिति अब ये हो गई है कि वो न तो लोकसभा में जाने की हैसियत रखती है, न राज्यसभा में जाने की, न विधानसभा में, न विधान परिषद में। राज्यसभा और विधान परिषद में जाने के लिए जितने विधायक चाहिए उतने उनके पास है नहीं। लोकसभा चुनाव वो लड़ती नहीं है, विधानसभा का चुनाव भी नहीं लड़ती, और चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव होता है उसके बाद वो जो है एक तरह से शेल में चली जाती है। फिर चुनाव से वो 6 महीने पहले बाहर आती है, कोई संपर्क नहीं होता। उनके जो कोऑर्डिनेटर हैं उनके अलावा लोगों से उनका कोई संपर्क नहीं होता। तो ये इस तरह जिन राज्यों में पार्टी के बढ़ने की संभावना थी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, इसके अलावा राजस्थान, जहाँ भी पार्टी के विस्तार की संभावना थी, वो पार्टी का विस्तार इसलिए नहीं हो पाया कि मायावती को ये मंजूर नहीं था कि कोई नेता बनकर किसी और राज्य में उभरे, और जो भी रहे वो उनके मातहत रहे। मातहत से मतलब है उनका एक तरह से गुलाम बनकर रहे। तो ये किसी ने स्वीकार नहीं किया। दूसरा, जो पैसा देकर टिकट लेता है वो पैसा लेकर कहीं और चला जाता है। तो दूसरी उनकी समस्या ये होती है कि उनके टिकट पे जो जीत कर आते हैं वो फिर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। ये हर राज्य में जहाँ भी 2, 4, 6, 8, 10 एमएलए आते हैं उनका यही हश्र होता है। तो उन्होंने ना तो उत्तर प्रदेश में कोई सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप तैयार की, ना किसी दूसरे प्रदेश में कोई लीडर बनने दिया। उसका नतीजा आज वो भुगत रही है। उसका नतीजा ये है कि जब आप बौने लोगों को पसंद करने लगते हैं, बौने लोगों को जो है पद देने लगते हैं, तो आपका संगठन भी बौना होता जाता है। यही मायावती ने बहुजन समाज पार्टी के साथ किया। बहुजन समाज पार्टी का आज बहुजन की विचारधारा से, कांशीराम की विचारधारा से या डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है। दूर दूर तक का कोई संबंध नहीं रह गया। सत्ता पैसा इसके अलावा और कोई जो है विचारधारा उनके सामने है नहीं। अब बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की। केजरीवाल अन्ना हजारे आंदोलन की देन है, वहाँ से निकले, लेकिन वो मायावती से ज़्यादा चालाक थे। मायावती ने स्कीम नहीं किया था पहले से, उनको कांशीराम ने ग्रूम किया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अन्ना हजारे का इस्तेमाल किया। वो अन्ना हजारे आंदोलन से साल भर पहले से एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में थे जिसको आगे करके एक आंदोलन चलाया जा सके, और पीछे से वो रहे। जब आंदोलन का असर होने लगे, वो पॉपुलर होने लगे, लोकप्रिय होने लगे, तब उसके बाद एक राजनीतिक दल बनाए जिसके वो सर्वे सर्वा हो। ये पहले से तय था। ये ऐसा नहीं हुआ कि आंदोलन हुआ उसके बाद मन में विचार आया कि पार्टी जो है होनी चाहिए। नहीं, ये पहले से तय था। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, पहले इन लोगों की नज़र में इन लोगों ने बात भी की थी लाल कृष्ण आडवाणी से कि वो इस आंदोलन का नेतृत्व करें। उसके बाद खोज कर ये अन्ना हजारे को लाए कि ये निरापद व्यक्ति हैं, इनको हटा भी देंगे तो ये कुछ बोलेंगे नहीं, कुछ कर नहीं पाएंगे। और वही हुआ। आंदोलन जब पीक पर पहुंचा, उस समय भ्रष्टाचार के खिलाफ माहौल था देश में, उसका फ़ायदा मिला। तो उसके बाद उन्होंने अन्ना हजारे पर दबाव डालना शुरू किया कि राजनीतिक दल बनना चाहिए। वो समर्थन में नहीं थे। उनको धोखा देकर पार्टी का ऐलान करवाया गया। अब पार्टी बन गई तो अन्ना हजारे को किनारे कर दिया। उसके बाद जितने लोगों ने मदद की थी अरविंद केजरीवाल की, सबको दूध में पड़ी मक्खी की तरह एक एक करके निकाल के बाहर फेंक दिया। प्रशांत भूषण, आप उनकी विचारधारा से, उनके विचार से, उनके काम से असहमत हो सकते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी और ये जो आंदोलन था अन्ना हजारे का, उसमें उनकी सबसे बड़ी भूमिका थी। वो जो कानूनी पक्ष था, लोगों के खिलाफ जो चार्जशीट तैयार करना, दूसरी चीज़ें तैयार करना, जो उनका प्रभाव क्षेत्र था उसका इस्तेमाल करना। उसके अलावा उनकी बहन ने
विदेशों से लोगों को जोड़ने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की। विदेशों से जो पैसा आया आम आदमी पार्टी को, चंदा आया, वो उन्हीं के जरिए आया, उनको बाहर किया। प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव और प्रोफेसर आनंद कुमार को तो धक्का देकर पार्टी के सम्मेलन से बाहर कर दिया गया। जो संस्थापक थे पार्टी के, उनको निकाल बाहर किया। योगेंद्र यादव की बात बताता हूँ अभी क्यों वो बाहर हुए, उस श्रेणी से थोड़ा सा वो अलग हैं। उसके बाद कुमार विश्वास, जो इस आंदोलन की सांस्कृतिक आत्मा थे, जो इस आंदोलन का स्वर थे और जो पार्टी का भी स्वर बने, उनकी लोकप्रियता का भरपूर फायदा उठाया अरविंद केजरीवाल ने। और जब लगा कि इनका कद तो घट नहीं रहा है, ऐसा ना हो कि ये मेरे लिए जो है चुनौती बन जाए, तो उनको भी स्थिति ऐसी कर दी कि उन्होंने पार्टी छोड़ दी। वो कहते भी हैं कि बौना आदमी है, बौना आदमी जो है अपने साथ किसी बड़े को देख नहीं सकता। तो ये काम अरविंद केजरीवाल ने किया। उसके बाद तो बड़ी लंबी लाइन है। पहले लोगों को दिखाने के लिए, बेवकूफ़ बनाने के लिए, भरमाने के लिए कहा गया, देखिए हम जो है सत्ता बदलने नहीं आए, हम व्यवस्था बदलने आए हैं, राजनीति की पूरी दशा और दिशा बदलने के लिए आए हैं। हम अपने यहाँ जो है ओम्बड्समैन रखेंगे। एडमिरल रामदास को जो है ओम्बड्समैन अपॉइंट किया गया कि पार्टी में किसी के बारे में कोई शिकायत आएगी तो वो जांच करेंगे और उसका निपटारा करेंगे। जैसे ही लगने लगा कि वो असहज स्थिति पैदा कर रहे हैं, उनको बाहर कर दिया गया। तो एक एक करके जो भी चुनौती दे सकता था, उन सबको बाहर कर दिया गया। पार्टी को 3 राज्यसभा की सीटें मिल सकती थी। जब वो स्थिति आई तो पार्टी के बाकी नेताओं का, जो दावेदार हो सकते थे, जो राजनीतिक रूप से फ़ायदेमंद हो सकते थे, प्रभावी हो सकते थे, उनको काट दिया गया। 2 व्यापारियों को टिकट दिया गया और उन्हीं की पार्टी के लोगों की बात माने तो कहा यह गया कि पार्टी चलाने के लिए पैसा चाहिए, इसलिए इनको टिकट दिया गया। अब आप इसका मतलब समझ सकते हैं। सार्वजनिक जीवन में इस बयान का क्या मतलब होता है, ये आपको अच्छी तरह से पता है, मुझे इसमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं योगेंद्र यादव की बात कर रहा था। देखिए, योगेंद्र यादव आंदोलन में थोड़ा देर से आए। वो भांप रहे थे कि किस दिशा में जाता है। लंबे समय से उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। इधर उधर घूमते घामते वहाँ आए और उनको ये गलतफहमी हो गई कि अरविंद केजरीवाल उनको राष्ट्रीय संयोजक बना देंगे। जब सरकार बन गई, मुख्यमंत्री बन गए अरविंद केजरीवाल, तो वो चाहते थे केजरीवाल दिल्ली की सरकार चलाएं और राष्ट्रीय राजनीति मेरे हवाले कर दें। अब अगर जो अरविंद केजरीवाल को नहीं जानता है, वही इस तरह की बात की कल्पना भी कर सकता है, इच्छा तो दूर की बात। तो उसके बाद जो होना था वही हुआ। योगेंद्र यादव के साथ बाहर हो गए। अब पूरी पार्टी पर कब्जा है सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल का। उनको पद से कोई हटा नहीं सकता। पंजाब में पार्टी को, किसी और राज्य में तो कामयाबी मिली नहीं, पंजाब में मिली। इस समय 2 नंबर की पार्टी है वहाँ पर। दूसरे नंबर पर है, कांग्रेस के बाद विधायकों की संख्या में दूसरे नंबर पर है। लेकिन जब 2017 का चुनाव हो रहा था तो अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। उनके दोस्त, उनके मित्र जो है, जो भी कोई काम लेकर जाता था, कुछ मदद के लिए कहता था, तो उससे कहते थे थोड़े दिन रुक जाइए, पंजाब में अपनी सरकार आ रही है, वहाँ पुलिस भी अपने पास रहेगी, जो चाहिएगा, जो काम होगा वो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उनको लगता था कि पंजाब में सरकार बनने जा रही है और वो मुख्यमंत्री बनेंगे। अब मुश्किल ये हो गई है कि पंजाब में जो माहौल बन गया है, उसमें किसी गैर सिख को मुख्यमंत्री बनाना बड़ा कठिन हो गया है। अरविंद केजरीवाल के लिए समस्या ये नहीं है कि किसी गैर सिख को मुख्यमंत्री बनाना कठिन हो गया है। उनके लिए जो समस्या उनके सामने खड़ी है कि अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार खुदा न खास्ता बन भी गई और उसका मुख्यमंत्री कोई बना, वो सिख बने, गैर सिख बने, जो भी बने, तो उसकी हैसियत अरविंद केजरीवाल से बड़ी होगी। दिल्ली एक की हैसियत जो है वो पूर्ण राज्य नहीं है, एक म्यूनिसिपैलिटी के बराबर का जो है यूनियन टेरिटरी है, जिसे असेंबली मिली हुई है। लेकिन पंजाब का मुख्यमंत्री फुल फ्लेज्ड स्टेट का मुख्यमंत्री होगा। वो फिर अरविंद केजरीवाल को अपना नेता क्यों मानेगा?
यही दुविधा है अरविंद केजरीवाल के सामने। और उनका बस चले जो जिस तरह की उनकी राजनीति है, सोच है कि अगर देश के 28 राज्यों में सरकार बन जाए आम आदमी पार्टी की तो वो हर जगह मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे। तो ये तो मैंने समानता बताई। यही स्थिति जो है कमोबेश जो है मायावती की भी है। वो किसी को और को बढ़ने नहीं देना चाहती अपनी पार्टी में, सब कुछ अपने कंट्रोल में रहे, अपने हाथ में रहे। तो अब आम आदमी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो, वहाँ वही लोग हैं जो उस पार्टी के सर्वोच्च नेता की कठपुतली बनकर रहना चाहे। उनका स्वागत है। जो ऐसा नहीं कर सकते उनके लिए बाहर का रास्ता खुला हुआ है। अगर खुद नहीं जाएंगे तो धक्का देकर निकाल दिए जाएंगे। लेकिन एक फ़र्क भी है, एक असमानता भी है इन दोनों नेताओं में। मायावती को मीडिया का उपयोग या दुरुपयोग करना नहीं आता और अरविंद केजरीवाल को इसमें महारत हासिल है। वो अपने झूठ को सच के रूप में पेश कर सकते हैं। वो कोई भी वायदा कर सकते हैं, उनको जिस दिन किया उस दिन भी मालूम है कि पूरा नहीं कर सकते। बाकी बातों को छोड़ दीजिए। अभी हाल ही में कोरोना के दौरान उन्होंने केवल दिखाने के लिए, वाहवाही लूटने के लिए कहा कि जो लोग कोरोना में यहाँ से चले गए, जाना पड़ रहा है, किराया देने में मुश्किल हो रही है, उनके घर का किराया वो देंगे। अब ये बात तो बाकी राजनीतिक दल तो भूल गए, अरविंद केजरीवाल को तो याद रखना ही नहीं था। लेकिन हाई कोर्ट बार बार याद दिला रहा है कि आपने वादा किया था किराया दीजिए। अभी तक कुछ आया नहीं है बयान उनकी ओर से। तो इन दो पार्टियों को इसीलिए कह रहा हूँ, बहुत से लोग बड़े उत्साहित हैं कि गुजरात में, सूरत में एक कॉरपोरेशन में कुछ सीटें भी आम आदमी पार्टी जीत गई। किसी को उम्मीद है कि उत्तराखंड में जो है पार्टी, सर्वे में आ रहा है कि पार्टी को इतने % वोट मिल रहे। ये पार्टी बौनी पार्टी है, इसका विकास नहीं हो सकता। ये उस कुपोषित बच्चे की तरह है जिसका एक सीमा के बाद विकास संभव नहीं है। आम आदमी पार्टी की स्थिति भी वही है। ये ऐसी पार्टी, कम से कम बहुजन समाज पार्टी किसी एक विचारधारा को लेकर बनी थी और काफ़ी समय तक उस पर चली। लेकिन ये आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी है जिसकी न कोई विचारधारा थी, न है, न कभी होगी। क्योंकि विचारधारा से इस पार्टी के नेता का कोई लेना देना नहीं है। एक हिंदी का शब्द है आडंबर। आडंबर के पुरोधा हैं अरविंद केजरीवाल। वो आपको भरमाने के लिए कुछ भी, तुरंत विक्टिम कार्ड खेलने में तो देर ही नहीं लगाते, तुरंत जो है बेचारा बन जाते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल और मायावती में बहुत सारी समानताएं हैं। उनमें जो असमानता है उस सब के बावजूद दिल्ली में दूसरी बार सरकार बनने के बावजूद मैं कह रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी और मायावती और उनकी बहुजन समाज पार्टी, इसके विकास की या इसके मल्टी स्टेट पार्टी बन जाने की संभावनाएं बहुत ही कम हैं। वो संभावना तभी बन सकती है जब इन दोनों पार्टियों के नेताओं का रवैया बदले, दिल बड़ा हो जब इनका, और वो होता हुआ दिखता नहीं। मुझे तो नहीं दिखता, पता नहीं आपको दिखता हो तो बताइएगा। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। जाते जाते आपको याद दिला दें कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए। नमस्कार।